हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू DLED BEड अकेडमी। माई सेल्फ मानवी शर्मा। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ EVS के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है DLED BEड अकेडमी, वहाँ पर आप लोगों को BEड और DLED के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोगों को भी किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप लोग वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर यहाँ पे क्लास एंड होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट और अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित सहायक सामग्री है? बताइए। प्रोजेक्टिव टीचिंग मटेरियल जो है वो क्या है? बताइए। बुलेटिन बोर्ड, OHP या प्रतिमान? बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, OHP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए EVS के किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक की अनुशंसा नहीं की है। इसका सबसे उचित कारण क्या है? EVS केवल तृतीय कक्षा से आगे वालों के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते, या फिर प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना? बताइए, इसका कारण क्या है? तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री है? बताइए। चलचित्र पट्टी, चार्ट, एपिडेस्कोप? बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चार्ट। ठीक है, ये गैर प्रक्षेपित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों को अपनी गति से अध्ययन करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसे कहा जाता है। ठीक है, बताइए इसे क्या कहा जाता है? मतलब अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में, मतलब जो अभी हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसका जो आधुनिक यानी कि जो रिसेंट दृष्टिकोण है, उसमें जो है छात्रों को अपनी गति से, मतलब उन पे फोर्स नहीं किया जाता कि तुम अभी पढ़ो या इतना ज़्यादा पढ़ो, ये सब। तो उनको अपनी ही गति से, जो उनका खुद वो अपने सेल्फ पेस से वो पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ने की उनको स्वतंत्रता दी जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? सक्रिय अध्ययन, अनुकूली अध्ययन, सहयोग पूर्ण अध्ययन? बताइए क्या आंसर है इसका? बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EVS में शैक्षिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या है? बताइए। बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, या फिर समाजीकरण को बढ़ावा देना? बताइए। बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी बच्चों को जो है प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने हाथों से करके खुद सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रम निर्धारण मान, रेटिंग स्केल में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जांच सूची यानी कि चेकलिस्ट, या फिर दत्त कार्य? ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चेकलिस्ट यानी कि जांच सूची। इसमें जो है रेटिंग स्केल में जांच सूची तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EVS शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है? विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना, EVS की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, या फिर EVS के 6 विषयों की रैखिक व्यवस्था? बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF ने पर्यावरणीय अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक समन्वित पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी?
बताइए। तो किस एनसीएफ ने ये बताया था कि ईवीएस को जो है प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एनसीएफ 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है? संगोष्ठी और श्रुतलेख, श्रुतलेख और दत्तकार्य, संगोष्ठी या परियोजना, बताइए। तो बच्चों, जो ईवीएस के लिए जो विधि जो उपयुक्त है वो है संगोष्ठी और परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित करते हैं? सक्रिय साझेदारी, पारस्परिक सत्र या फिर सहकर्मी आधारित संचार। तो जो छोटे समूह की जो चर्चा होती है उससे जो है सक्रिय साझेदारी प्रोत्साहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए सही है? पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, सही बात है। कक्षा 2, 3 और 4 के लिए ईवीएस के मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है, बताइए। बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में जो ईवीएस है वो हम भाषा और गणित के माध्यम से सीखते हैं, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमारी ईवीएस आ जाती है प्रॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके दोनों बच्चे होते हैं। यह कथन गलत है क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता है। सही है क्योंकि यह एक आदर्श पारिवारिक आकार है। सही है क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों की तरह है, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो बच्चे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है कि एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके दोनों बच्चे होते हैं, ये गलत है क्योंकि वास्तव में जो परिवार हैं वो कई तरह के होते हैं भाई। देखिए, संयुक्त परिवार भी होता है और उसमें भी कितनी सारी उसकी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूली लक्षण जलीय पौधे द्वारा दिखाया जाता है? लकड़ी के ऊतकों की एक अच्छी मात्रा, अच्छी जड़ बाल प्रणाली, विच्छेदित पत्ते या फिर रूट कैप, बताइए। अच्छा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच्छेदित पत्ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाते समय एक शिक्षक ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, स्मृति और योजना का उल्लेख कर रहा था। वह क्या पढ़ा रहा था, बताइए। अनुभूति, संज्ञान, सामाजिक कौशल या फिर सहकर्मी दबाव, बताइए। तो जब एक शिक्षक जो है वो ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी और इनसे रिलेटेड अगर वो बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉग्निटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संज्ञान। ठीक है, क्या हो जाएगा? संज्ञान, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों को जानवरों से अलग करता है? श्वसन और प्रजनन की प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल और रिक्तिका या फिर नाभिक और कोशिका झिल्ली, बताइए। बच्चे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल और रिक्तिका। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल प्लांट्स में पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता। रिक्तिका भी प्लांट्स में पाई जाती है लेकिन एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार संबंधित है किससे है? रक्त, स्नेह, सहयोग या आर्थिक गतिविधि, बताइए। एक परिवार किससे संबंधित है, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, भाप या ओजोन, बताइए कौन सी है।
बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाप। वो जो वेपर्स होती हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में है, बताइए। पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, या शनि और यम, बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2013 के बाद से ओडिशा सरकार ने मुख्य रूप से किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए राज्य के तट के 20 किलोमीटर के भीतर मशीनीकृत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, बताइए। कौन सी प्रजातियां हैं जिनके लिए सरकार ने ऐसे प्रतिबंध लगा दिया है? ऑलिव रिडले कछुए, खारे पानी के मगरमच्छ, हिल्सा मछली, या मैंग्रोव केकड़े, बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑलिव रिडले कछुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बताइए कौन सी है खारे पानी की झील? चिल्का लेक, वुलर लेक, गोविंद सागर, या पुलिकट झील, बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का लेक, सॉरी, चिल्का झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बताइए। तो इनमें से वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? बताइए बच्चों, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, या त्रिपुरा, बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। कहाँ पर है ये? त्रिपुरा में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, बताइए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, या उत्तराखंड। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या मध्य प्रदेश। तो बच्चों जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा यूट्रोफिक झीलों की कोई विशेषता नहीं है? यहाँ कलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं, उनके पास उच्च पौधे पोषक तत्व होता प्रवाह है, तत्व प्रवाह होता है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। उनके पास कम प्राथमिक उत्पादकता है, उनमें नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। तो बच्चों इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं, इसीलिए तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्राथमिक उपभोग उत्पादकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। एक्चुअली जो इनके पास है, यूट्रोफिक झीलों के पास जो है वो बहुत ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो बच्चों हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनाज, चीनी, वसा, तेल आदि इसके उदाहरण हैं, बताइए किसके उदाहरण है तेल? ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर सौष्ठव खाद्य पदार्थ, नियामक खाद्य पदार्थ, या फिर सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ हड्डियों के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी, बताइए।
तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी से जो है हड्डियां स्वस्थ बनती हैं, हेल्दी बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की कमी के कारण, बताइए लोहे की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया, गुर्दे की पथरी, बुखार या टाइफाइड? बताइए बच्चों। तो जो लोहे की कमी से होता है वो होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछने का उद्देश्य, यदि पृथ्वी एक ग्लोब की तरह गोल है तो यह कैसे है कि हम गिर नहीं जाते? बताइए। मतलब एक शिक्षक छात्रों से ये पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी एक ग्लोब की तरह गोल है तो फिर ये कैसे होता है कि हम गिरते नहीं हैं? बताइए। तो इसका उद्देश्य क्या है ये पूछने का? छात्रों की कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना, पृथ्वी के बारे में ज्ञान पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों को पृथ्वी के आकार को समझाएं, छात्रों को पृथ्वी के आकार को समझाएं, या फिर छात्रों में व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देना? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बच्चों बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए। तो बच्चों जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है वो कहा जाता है कैलाश सांखला को। किसको? कैलाश सांखला को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उनके जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? ठीक है, तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस सब लोग जानते होंगे, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसके बाद विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। बताइए कब लागू किया था? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट कब लागू किया था? तो ये किया था 1986 में। ठीक है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी विलियम रॉन्टजन ने। किसने? विलियम रॉन्टजन ने। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है बच्चों केरल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है। नाभिकीय विकिरण अपवाद से बचने के लिए क्या खाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, क्या खाया जाता है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। बताइए, सौर विकिरण पृथ्वी पर किस रूप में प्राप्त होती है? विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उससे अर्थ पे बहुत ज़्यादा वार्मिंग होने लगेगी, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उपग्रह संचार में माइक्रोवेव तरंग का प्रयोग किया जाता है। टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें टीवी में जो तरंगों का प्रयोग किया जाता है वो होता है रेडियो तरंगों का। किसका? रेडियो तरंगों का। ये ना टीवी प्रसारण नहीं है, टीवी प्रसार होगा। ठीक है, टीवी प्रसार जो होता है वो। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको। कोहरे के आर पार देखने में सहायक है। बताइए, कोहरे के आर पार देखने में क्या सहायक है? यह है अवरक्त विकिरण। क्या? अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ पर है बच्चों? देहरादून में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। पर्यावरण का रक्षा कवच है, तो ओजोन परत जो है वो पर्यावरण का रक्षा कवच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन बच्चों हाइड्रोजन को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम होगा। ये ग्लेशियर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हमने कर लिया था पहले ही। ठीक है, तो ये ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ठीक है, सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है, जो हम नॉर्मल टॉक्स करते हैं उसमें जो है ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो वो होती है 60 डेसिबल। कितनी? 60 डेसिबल। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किन ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो समुद्र की गहराई मापने में प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए आपके लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।